क्या यूएस और ईरान की जो पीस डील हुई है उसने इंडिया को एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा लिया? कह सकते हैं शायद हाँ। लेकिन असली सवाल ये है कि सिर्फ ऑयल प्राइसेस गिरने से क्या इंडिया की ग्रोथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? एक्सपोर्ट्स अभी भी वीक हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी स्लो ही चल रहा है और सेंटिमेंट्स भी स्लो ही है ना। कैपिटल इनफ्लोज की बात करूं तो वो भी प्रेशर में ही है अभी, और डिमांड रिकवरी जो भी दिख रही है वो अनइवन है। पर वॉर से इंडिया को एक इंपॉर्टेंट लेसन तो मिला। वो लेसन क्या है कि स्ट्रांग इकोनॉमीज ना सिर्फ क्राइसिस को सरवाइव नहीं करती, बल्कि वो क्राइसिस के बाद अपने रिफॉर्म्स को एक्सेलरेट करती हैं। आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि इंडिया के लिए अगला ग्रोथ इंजन ऑयल नहीं, बल्कि डिमांड है ना, इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्टिविटी है, और ये सारी चीजें रिफॉर्म्स के साथ क्यों आएंगी। तो डेली मैं आपके लिए 8 बजे करंट अफेयर्स लेके आता हूं। आज के इस वीडियो में हम वॉर को एक सम अप करके समझेंगे कि क्या वेकअप कॉल था, क्या हम चीजें समझ सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया भी था कि जब जब इंडिया में क्राइसिस आई तब तक कोई ना कोई रिफॉर्म्स हम लेके ही आए। तो ये सारी चीजों की वजह से, जैसे 1991 में लिबरलाइजेशन आया था, है ना, 2008 में हमने बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए थे, कोविड-19 के बाद हमने सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, काफी चीजों पे ध्यान दिया। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी आज कहां खड़ी है इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीस डील ब्रिंग्स रिलीफ बट रिस्क रिमेन्स। मतलब सबसे बड़ी सिंपल सी चीज है कि जो पीस डील है ना, वो उससे रिलीफ तो मिला है, बट रिस्क अभी भी है। रिस्क क्या क्या है ये हम समझते हैं। यूएस ईरान पीस डील रिड्यूस ऑयल मार्केट अनसर्टेनिटी, ये चीज तो क्लियर हो गई, है ना। क्योंकि कई महीनों से ये चीजें चल रही थी कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनमें एक डर था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से डिसरप्ट हो जाएगा, ऑयल सप्लाई फिर से शॉर्टेज हो जाएगी, या फिर एलएनजी की शिपमेंट में इशू हो जाएगा, या ग्लोबल इन्फ्लेशन है फिर से वापस बढ़ने लगेगा। तो ऑयल मार्केट्स ना कहीं एक, आप ये समझ सकते हैं कि वो एक वॉर के सिग्नल दे रहे थे। अब जैसे सिंपल सी चीज है ना, आपके शहर में आपकी सिटी की बात करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर आपकी सिटी में र्यूमर चल जाए, जो कि हुआ भी था शुरू में, कि पेट्रोल खत्म हो रहा है और फ्यूल कम है, फ्यूल की शॉर्टेज होने वाली, तो पेट्रोल पंप क्या होंगे, और क्राउडेड हो जाएंगे। मतलब जो ऑलरेडी शॉर्टेज है सप्लाई की, उस वजह से लोग अब फुल टैंक करवाने लगेंगे। तो मतलब एक शहर की डिमांड होती है, एक डिमांड फिक्स होती है कि हाँ इस शहर को इतना पेट्रोल लगता है, बट उस फियर की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो लोग क्या करेंगे, लोग फ्यूल को होल्ड करना शुरू कर देंगे, ज्यादा फुल टैंक कराने लग जाएंगे, है ना, अलग अलग से स्टोर करने लग जाएंगे। और उस वजह से क्या होगा ना, एक्चुअल में स्टोरेज शॉर्टेज आ जाएगी। और जो प्रॉब्लम है, सेम साइकोलॉजी वर्क करती है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के दिमाग में भी। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि 1990 में भी जब गल्फ वॉर की क्राइसिस हुई थी, है ना, गल्फ वॉर हुई थी, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक कर दिया था, तब भी ऑयल प्राइसेस काफी तेजी में बढ़े थे। और उस टाइम भी इंडिया की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो डिटीरियोरेट हो गई थी। सेम चीज हमने 2022 में भी देखी। कल के वीडियो में भी मैंने आपको डिटेल में ये चीजें समझाई थी, पहले भी हम डिस्कस कई बार कर चुके हैं इन चीजों को, कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल एंड गैस के प्राइस भी एक्सप्लोड हो गए थे। और यूरोप, जो कि एक डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एनर्जी क्राइसिस में आ गया था, और उसका असर इन्फ्लेशन सब जगह दिखा भी था। तो अभी जो है, अभी क्या है, अभी चीजें ये है कि ये जो पीस डील हुई है, अब कितनी लंबी चलती है कह नहीं सकते। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक, अगर आप देखोगे तो ईरान 1979 में जब रेवोल्यूशन आया तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इजराइल का अस्तित्व मिटाना है। तो जब वो चीज लिखी है तो इजराइल तो पीछा छोड़ेगा नहीं। यूएस ने भले ही पीस डील कर ली हो ईरान से, बट यहां पर इजराइल अपना एजेंडा क्लियर रखेगा, उनको अपना अस्तित्व बचाना है। तो सारी चीजें, लड़ाई उसी चीज की। तो अभी ये है कि हाँ, फियर से कहीं ना कहीं चीजें रिड्यूस होंगी, ऑयल मार्केट में जो प्राइसेस है वो भी करेक्ट होंगी, मतलब नीचे डाउनवर्ड आएंगी, और मार्केट जो है वो स्टेबल होने की उम्मीद है। पर प्राइस राइज कभी कभार डर की वजह से भी हो जाता है, मतलब नॉट विथ एक्चुअल शॉर्टेज। तो इन्फ्लेशन का भी प्रेशर अब कम होगा। क्यों कम होगा, सारी चीजों से, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर, है ना, फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें या फिर लॉजिस्टिक्स की बात कर लें, तो ये सब चीजें कम होगी। मतलब सिंपल सी चीज है, जब डीजल प्राइस कम होगा तो ट्रक जो जो चीजें को ले जा रहे हैं, वेजिटेबल्स हैं, आटा दाल चावल सब कुछ है, जिस जो जो उससे ट्रांसपोर्ट होता है वो सब कम हो जाएगा।
ठीक है, फिर फिस्कल डेफिसिट की बात कर लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट भी मॉडरेट होने के चांसेस हैं, है ना, क्योंकि जो सरकार सपोर्ट दे रही थी, मतलब जहां जहां प्रॉब्लम है जिस सेक्टर में, सरकार को सब्सिडी देनी पड़ रही थी, है ना, या फ्यूल रिलेटेड इंटरवेंशन करने पड़ रहे थे। आपको पता है पेट्रोल प्राइस बढ़ने से पहले जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको लगभग 1,000 करोड़ पर डे का लॉस हो रहा था। अब वो लॉस तो एक लिमिट तक ही टॉलरेट किया जा सकता है, फिर प्राइस पास ऑन करनी ही पड़ेगी, है ना, या फिर सरकार उस सब्सिडी को दे, तो कहीं ना कहीं पैसा तो खर्च होगा, मेरा ये कहना है ना, चाहे सरकार दे, चाहे आप दो, चाहे कोई भी दे। तो वो भी एक है, उस वजह से वेलफेयर स्पेंडिंग भी कट होने का रिस्क था, बट अभी वो रिस्क नहीं है। फिर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब सेम चीज खरीदने के लिए अब हमें कम डॉलर देने पड़ेंगे, तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, है ना, ये भी एक चीज है। तो अब जो सेम क्वांटिटी है बट एट लोअर प्राइसेस, सिंपली 2014 से 2016 के बीच में हमने ये पीरियड देखा था, एंड इस पीरियड में जब नई नई सरकार बनी थी एनडीए की, तो उनको काफी फायदा हुआ था। ऑयल प्राइसेस सिग्निफिकेंटली लो थे, तो इंडिया की एक्सटर्नल सेक्टर की जो पोजीशन थी वो काफी इंप्रूव हो गई थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी स्ट्रेस रिड्यूस होगा, क्योंकि कैड कम होगा, तो जो कैपिटल अकाउंट है उसको करंट अकाउंट को फंड करने के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे, तो रुपी का जो प्रेशर है वो भी कम होगा। और आप देखोगे न्यूज पढ़ रहे होगे लगातार, तो रुपी रिकवर होना भी शुरू हो गया है। तो इस वजह से कैपिटल डिपेंडेंसी भी, कैपिटल इनफ्लो की डिपेंडेंसी भी कम होगी और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी होगी। मतलब टर्की, अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज ने काफी सफर किया ऐसा पास्ट में, है ना, कि एक्सटर्नल डेफिसिट और ये सारी चीजों को लेके। बट अभी हमारी सिचुएशन तो हम कह सकते हैं ये इंप्रूव्ड है, बट रिस्क फ्री नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2027 कैड की बात करें तो 2.1 के आसपास ही जीडीपी की, 2.1% ऑफ जीडीपी के आसपास है। मतलब ये कोई डेंजरस नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमीज में 2 से 2.5% तक मैनेजेबल माना जाता है। 2 to 2.5% ऑफ जीडीपी तक अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है तो मैनेजेबल है। तो मतलब यहां से आप देख सकते हैं कि जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें ये एस्टिमेट है। तो अब अगर कोई एस्केलेशन नहीं होता है तो हम एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, है ना। और कई इमर्जिंग कंपनीज तो और ज्यादा डेफिसिट भी रन करती हैं। तो कंट्रीज जो है ना, जो क्राइसिस फेस करती हैं, वो लगभग करीबन आप देखो 4 से 5% ऑफ जीडीपी का रहता है उनका करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इशू ये नहीं है कि डेफिसिट अकेला एक इशू है, बट इशू ये है कि ये जो डेफिसिट होगा वो फाइनेंस कहां से होगा। मतलब एफडीआई हमको लाना पड़ेगा। मैंने आई थिंक 2 दिन पुराने वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया के लिए एफडीआई कितना ज्यादा जरूरी है और क्या क्या करना चाहिए उसके लिए। तो इमीडिएट क्राइसिस क्या है? इमीडिएट क्राइसिस चलो भले ही खत्म हो गई हो, बट स्ट्रक्चरल चैलेंजेस ना अभी भी हैं। मतलब सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स है ना वो हमको अभी भी ठीक करनी पड़ेगी। अगली स्लाइड में समझते हैं क्या है। सो इंडियाज रियल चैलेंजेस डिमांड, ऑयल नहीं है, डिमांड है। मतलब जो एक्सपोर्ट्स है ना वो अभी भी वीक है। मतलब अगर आप देखो तो एक्सपोर्ट्स आर वन ऑफ द 4 इंजन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अगर आप जीडीपी का सिंपल सा फॉर्मूला अगर देखते हैं, है ना, तो जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई, है ना, प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक्सपोर्ट। तो एक्स का मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सी मतलब कंजप्शन, ठीक है। तो जीडीपी का फॉर्मूला। अब एक्सपोर्ट्स में हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए कहीं ना कहीं, आप देखो तो 23 आउट ऑफ 43 लास्ट लास्ट 43 मंथ्स में से 23 जो मंथ्स थे, मतलब 23 महीने आउट ऑफ 43, उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखा, मतलब कम होते हुए देखा। तो ये परसिस्टेंट वीकनेस है। अब एक्सपोर्ट, सवाल ये उठता है कि एक्सपोर्ट्स क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ हमारी स्लो है। और ग्रोथ क्यों स्लो है? क्योंकि जो मेजर इकोनॉमीज है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है ना, वहां पे इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी हाई है, वहां का कंजम्पशन वीक चल रहा है, क्योंकि वहां पे भी क्राइसिस और अनसर्टेनिटी है। और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हर जगह बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म होते नहीं दिख रहा है। यूएस ईरान और इसका भी टेम्परेरी ट्रूस रहता है, चीजें रहती है, बट ये नहीं होता है ना। फिर कंजम्पशन भी वीक है वहीं पर, क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो लोग सिर्फ नेसेसिटी पे ही खर्च करते हैं। और इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी हाई है, जो कि मैंने आपको एक एनआरआई वाला जो वीडियो बताया था ना, कि एनआरआई कैसे हमारे डॉलर्स लाके इंडिया की इकोनॉमी को बेनिफिट कर सकते हैं। तो यूरोप की डिमांड सॉफ्ट चल रही है, चाइना की ग्रोथ स्लो चल रही है, और ग्लोबल ट्रेड जो है वो फ्रेगमेंटेड चल रहा है, टुकड़ों में चल रहा है, साथ साथ नहीं चल रहा है ना। तो मतलब ये सेम चीज है कि आपके एरिया में अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है और बड़े बड़े बिजनेसेस भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मतलब क्योंकि लोग शॉप पे उतना विजिट नहीं कर रहे, सिंपल सी चीज। तो हर ब्रांड को मुश्किल होगी, चाहे कितना से कितना बड़ा हो, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जो ग्रोथ है ना वो सिर्फ डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस पे नहीं होती, ग्लोबल डिमांड की कंडीशन पे भी होती। दूसरा आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कॉशियस।
मतलब अभी भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्राइवेट मतलब सरकार के अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो भी बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, है ना, वो किस हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं, सॉरी इन्वेस्ट करते हैं, वो उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिमांड क्या होने वाली है, फ्यूचर में ग्रोथ के क्या और रिटर्न के क्या चांसेस हैं। मतलब कंपनी एक नई फैक्ट्री बनाती है मान लीजिए, तो वो इस उम्मीद में बनाती है ना कि वो प्रोडक्ट्स और बिकेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने काफी सारी ऐसी फर्म्स हैं जो कॉशियस है, कॉशियस मतलब वो उतना रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, तो इन्वेस्टमेंट कम है, डिमांड की रिकवरी भी जो भी है वो अनइवन चल रही है ना, और जो हमारे एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्ट्स थे वो भी अनसर्टेन चल रहा है। 2008 में भी ये चीज हमको देखने को मिली थी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब कैपिटल इनफ्लोज की बात कर लेते हैं, मतलब सीधा सीधा है इंडिया में डॉलर का इनफ्लो। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डेफिसिट चलता है ना, हमारे इंपोर्ट ज्यादा ही रहते हैं ऑयल की वजह से, तो वो हम इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से फंड करते हैं, जैसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना, एफडीआई एफआई के थ्रू आता है। एफआईआई जो रहता है वो स्टॉक मार्केट में रहता है, तो वो इतना वॉलेटाइल रहता है, मतलब वो कभी भी पैसा बाहर खींचा जा सकता है, पर एफडीआई स्टेबल रहता है। एक बार फैक्ट्री लगा दी किसी कंपनी में, टाइम लगता है उसको एग्जिट करने में, तो हमारे पास उस टाइम मोमेंट्स रहते हैं कि हम चीजों को एडजस्ट कर सकें। पर एफआईआई जब आउटफ्लो होता है तो हम उसको, एकदम से सडन मूवमेंट रहती है तो कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। जैसे अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी होगी या फ्रेगमेंटेड इकोनॉमी होगी, तो जो इन्वेस्टर्स है ना वो मूव हो जाते हैं डेवलप्ड कंट्री की तरफ, जैसे यूएस ट्रेजरी की तरफ, है ना, या फिर गोल्ड खरीदने लगेंगे, गोल्ड अभी ऑलरेडी इतना हाई था, या फिर सेफ एसेट की तरफ जाएंगे जहां जहां अवेलेबल है, तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं। तो इमर्जिंग मार्केट को पैसा कम मिलता है जिससे उनकी बाकी प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है। मतलब सिंपल सी चीज है कि लोग कंजर्वेटिव हो जाते हैं। अभी आपको सबको पता है पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो अभी कोई कपड़े नहीं खरीद रहा, कोई ट्रिप पे नहीं जा रहा, थोड़ा थोड़ा, है ना, कॉशन हम अडॉप्ट करने लग जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स भी वैसे ही बिहेव करते हैं। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी मॉडरेट है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का क्या मतलब है, जिसमें ग्रोथ में इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब आज अगर 100 रुपए में वही चीज आती है, अगले साल वही चीज 105 रुपए में आती है, तो कायदे से इसमें कोई ग्रोथ तो हुई नहीं। बट नॉमिनल जीडीपी कहता है कि हाँ भाई 5% की ग्रोथ हुई है। अब चाहे वो ग्रोथ प्राइस की वजह से ही हुई हो, प्राइस राइज, तो नॉमिनल जीडीपी हम उसे कहते हैं ग्रोथ इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू इस पे डिपेंड करते हैं नॉमिनल जीडीपी पे, है ना। जैसे टैक्स कलेक्शन हो गया, है ना, अगर नॉमिनल ग्रोथ कम है तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, फिजिकल पोजीशन कम हो जाएगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, है ना। तो जब कॉर्पोरेट की सेल स्लो हो जाएगी तो आप मान लीजिए ट्रांजेक्शन कम होंगे, जब ट्रांजेक्शन कम होंगे तो जीएसटी कम कलेक्ट होगा, है ना। जैसे आपने हमारे कोर्स में एडमिशन लिया इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में, मान लीजिए ऑप्शनल में लिया, यूजीसी ने किसी में भी लिया, तो जितने ट्रांजेक्शन होंगे सरकार को 18% जीएसटी मिलता है उससे। अब वो ट्रांजेक्शन अगर कम हो गए, बच्चा बोला नहीं नहीं इस साल नहीं पढ़ रहा है अगले साल पढ़ेंगे, सरकार का भी लॉस हुआ ना, है ना। तो कंज्यूमर कॉशियस हो जाते हैं, इसी को कहते हैं डिमांड कंस्ट्रेंट्स बिकमिंग विजिबल। मतलब अभी कंजम्पशन स्लो है, अनइवन रूरल डिमांड चल रही है, और जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है ना वो भी सिलेक्टिव है। तो ये एक स्पोर्ट्स का बात देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। मतलब सिंपल है कि अगर फैमिली में कार खरीदने की बात चल रही है, या घर को रिनोवेट करने की बात चल रही है, या कोई फ्रिज कूलर टीवी एक एक्स्ट्रा एसी, ये सारी चीजें आप अनसर्टेन टाइम्स में पोस्टपोन कर देते हो, है ना। तो डिमांड क्या है ना, एक इकोनॉमी की डिमांड ऑक्सीजन होती है ना। तो डिमांड इज द ऑक्सीजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो सस्टेनेबल ग्रोथ से हमें दोनों चीज चाहिए, स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल डिमांड, मतलब कंजम्पशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग सब चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार अकेले इन्वेस्ट कर दे तो ग्रोथ हो जाए, नहीं। चाइना में जब ग्रोथ हुई ना, तो चाइना में ग्रोथ तीन तरीके से हुई, एक्सपोर्ट की वजह से हुई, इन्वेस्टमेंट की तरफ से हुई, और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हुई। ये आप याद रखना, हमेशा काम आए। तो इंडिया को भी ऐसा ही ब्रॉडर ग्रोथ बेस चाहिए। बात करते हैं रिफॉर्म्स की। सो रिफॉर्म्स आर गेनिंग मोमेंटम, इसको फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इंडिया ने कई सारी कंट्रीज के साथ एफटीए साइन किया। मतलब सिंपल है, इंडिया अपने टाइज बढ़ा रहा है, किसके साथ, अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो यूएई के साथ हमने किया है ना, न्यूजीलैंड के साथ भी किया, यूके के साथ भी बात चल रही थी, है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। तो यूके के साथ नेगोशिएशन एंड ऑल चल रहा है। तो इंडिया को क्या होगा, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है ना, वो उनको एक इजियर एक्सेस मिलेगा फॉरेन मार्केट का, जिससे हम फॉरेन करेंसी ला पाएंगे।
तो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट भी डाइवर्सिफाई हो पाएगा, सिर्फ हम यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि टैरिफ लगा दिया तो हम कहाँ जाए, हम बाकी जगह बेचेंगे। रॉ मटेरियल की जो सिक्योरिटी है वो अब प्रायोरिटी पे, मतलब रिसेंट क्राइसिस ने हम लोग को क्या दिखाया कि ये सारी वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर दिया। जैसे लिथियम है, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, फर्टिलाइजर्स है ना, सेमीकंडक्टर्स है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फोन, एग्रीकल्चर, सबके लिए। तो ये भी हमको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे चाहिए। फिर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पुश की बात कर लूं तो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, एआई रिलेटेड, पिछले 2-3 वीक के काफी वीडियो में हम इसको डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जैसे टाटा ने बनाया हुआ सेमीकंडक्टर मिशन है जो, है ना, इंडिया का, उसमें भी तो कहीं ना कहीं आप देखो तो, है ना, कंट्रीज जो है ना वो पावरफुल बन रही है, नॉट बाय जस्ट प्रोडक्शन और नॉट बाय जस्ट ओनली कंजम्पशन, बट बाय कंट्रोलिंग सप्लाई चेन्स एंड प्रोडक्शन। तो इस चीज का ध्यान रखना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स अंडरवे, मतलब सिंपल सी चीज है, एफडीआई क्या क्या करता है? एफडीआई देश में कैपिटल लाता है, टेक्नोलॉजी लाता है, जॉब्स लाता है, एक्सपोर्ट की कैपेसिटी लाता है ना। वियतनाम ने अभी अभी रिसेंटली काफी मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट, है ना, अट्रैक्ट किया है चाइना+1 की स्ट्रेटेजी के तहत। चाइना+1 मतलब कंट्रीज जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, वो चाइना के साथ साथ एक एक ऑल्टरनेटिव और देखना चाहती हैं। तो वियतनाम उसमें काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की बात कर लूं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या, डिफेंस है भाई। ऑपरेशन सिंदूर में अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होते तो कौन सी कंट्री हमारा साथ देती, क्योंकि हमारी जगह न्यूट्रल ही रहते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, है ना। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लें, बैटरीज की बात कर लें। हम सोलर एनर्जी में इतना सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और कहीं ना कहीं वो एनर्जी लॉस भी हो जाती है क्योंकि बैटरीज कम है। तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर लें, तो एनर्जी को स्टोर भी करना है। तो ये सब फ्यूचर कॉम्पिटिटिवनेस है ना। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या कर रही है, एक कमबैक कर रही है ग्लोबली, जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन कमबैक करता है ना, वैसे ही। तो फोकस शिफ्ट हो गया क्राइसिस से, क्राइसिस मैनेजमेंट से कॉम्पिटिटिवनेस तक। ठीक है, अब सवाल आता है करना क्या है, इंडिया क्या करे, व्हाट शुड इंडिया डू नेक्स्ट। सबसे पहली चीज है, बहुत सिंपल सिंपल है, एमएसएमई को हमको और पावरफुल बनाना है और इनफॉर्मल सेक्टर्स को धीरे धीरे फॉर्मल करना है। क्योंकि एमएसएमई की बात करूं तो 30% ऑफ जीडीपी ये कंट्रीब्यूट करती है, 40 से 50% तक एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करती है और लगभग 40% तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी कंट्रीब्यूट करती है। तो एमएसएमई को दे, मतलब जर्मनी एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि उसने ऐसे ही फर्म्स को छोटा से एक्सपोर्ट और इनोवेशन में प्रमोट किया। वही रोल इंडिया की एमएसएमई भी कर सकती है। अब उनके लिए क्या क्या चाहिए, इजियर क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट का इशू रहता है ना, कंप्लायंस सिंपलर होने चाहिए ताकि हर कोई कर सके। इतने सारा पेपर वर्क होगा तो कैसे होगा चीजें। फिर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, तो टेक्नोलॉजी का एक्सेस। देन रिफॉर्म फर्टिलाइजर सब्सिडी फ्रेमवर्क। अभी जो करंट फर्टिलाइजर सब्सिडी है ना वो पुराने सिस्टम से चल रही है, इनएफिशिएंट। जैसे हमने एलपीजी में क्या किया, एलपीजी उज्ज्वला योजना के तहत हमने सब्सिडी ट्रांसफॉर्म कर दी, वैसे ही फर्टिलाइजर में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है जिससे टारगेटिंग बेटर हो सके, लीकेज कम से कम हो सके, है ना, और सरकार के भी पैसे बच सके। फिर इंप्रूव वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी, मतलब कंजम्पशन जो है ना इकोनॉमी में, डिमांड कौन करेगा, जिसके पास पैसा होगा। परचेसिंग पावर किस पे डिपेंड करेगी, कंजम्पशन पे डिपेंड करेगी। जैसे एक हाउस होल्ड की इनकम बढ़ती है मान लीजिए, उसके पास पैसे बढ़ते हैं तो वो खर्चा बढ़ाते हैं। बिजनेस को बेनिफिट होता है, वो खर्चा क्या करेंगे, बिजनेस को करेंगे, बिजनेस सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो सैलरीज भी मार्केट में कहीं ना कहीं स्पेंड होगी। तो जीडीपी ग्रोथ इस तरह से बढ़ती है। फिर प्रमोट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, मतलब सरकार का काम है मार्केट बनाना और मार्केट को छोड़ देना, तो प्रोडक्टिविटी आएगी, इनोवेशन आएगा और एफिशिएंसी आएगी। मतलब सरकार एक खुद प्लेयर ना बन जाए, सरकार एक रेफरी रहे, है ना। तो यही है टेलीकॉम कंपटीशन। जैसे अभी अभी आपने देखा होगा 2016 के बाद से टेलीकॉम में कितना अच्छा रेवोल्यूशन आया। पहले सिम कितनी महंगी थी, रोमिंग लगता था कहीं ना कहीं, फिर जियो ने फ्री दिया तो एयरटेल को भी पैसे नीचे करने पड़े। फिर वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो गया कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं डेटा कॉस्ट बहुत कम हो गई। अब फॉरेन से कंपेयर करो तो इंडिया टॉप 10 में आराम से है ना। तो कंपटीशन क्या करता है, कंज्यूमर्स को बेनिफिट देता है और ग्रोथ होती है। फिर एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन कंजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजन है ग्रोथ के, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। जैसे आपने घर बनाना है, अब घर बनना है तो ठीक है, घर के लिए क्या क्या लगेगा, सीमेंट लगेगी, है ना, स्टील लगेगी, लेबर लगेगा, फाइनेंसिंग लगेगी, है ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लगेंगे, उसके अंदर सारी चीजें लगेंगी, है ना। तो एक इन्वेस्टमेंट किसी का घर पे कितने राउंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करता है, आप देख रहे हैं।
मतलब एक फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर फील करेगी तो वो सेविंग भी ज्यादा करेगी, वो इन्वेस्ट भी ज्यादा करेगी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो बोरो भी ज्यादा करेगी। तो इंडिया की जो नेक्स्ट ग्रोथ फेज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? डिमांड जनरेट के लिए, जॉब्स के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, मतलब हाई परचेसिंग पावर, हाई ग्रोथ। तो ये जो पीस डील हुई है ना, उसने हो सकता है अभी रिसेंटली इकोनॉमिक रिस्क हमारा कम कर दिया, बट एक पावरफुल मैसेज भी इंडिया को दिया है कि एक्सटर्नल शॉक्स तो आते ही रहेंगे, पर हमको इंटरनली अच्छे से स्ट्रांग बन के रहना है। तो ये वेकअप कॉल है कि अगर नेक्स्ट फेज में हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बने, तो इट मस्ट बिल्ड ऑन कॉम्पिटिटिवनेस, कैपेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो ये 3C है, कॉम्पिटिटिवनेस, कैपेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपका क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं इस सब के बारे में, क्या और इंडिया को करना हो, है ना? इंडिया कर सकता है। 8 बजे मैं डेली आपके लिए वीडियो लेके आता हूं, आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है, आप देश के युवा हैं, देश के यूथ हैं, आप किस बारे में सोचते हैं, आपका एंगल क्या है, वो भी मैं समझना चाहता हूं। और इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ और इंडिया को करना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे, जो आपके आसपास हो रहा है, आपको दिख रहा है, वो जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में शाम के 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।